बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? कम्युनिटी के कुछ अहम मेंबर्स वहाब शेख, कोरियन क्यूट गर्ल, शकील अंसारी, यूनिवर्सल मार्वल, गुलशाद अंसारी, प्रियंका शुक्ला, खादिम अंसारी, डू फॉर ट्रू, मिस्टर बैज, किचन हब अबाना, हमज़ा खान, हमीदा फ़हीम, फरीदा बेगम, अयूब अदरीसी, नदीम खान, कफ़ायत जानवारी, हकीम भट्टी, फरहत, अशरफ अदीनवाला, फ़याज़ अंसारी, टीजे चैनल, उर्दू लिरिक्स जेएन, करीम वॉइस 2.0, मिर्ज़ा वाईके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मिलकर मेरे चैनल मंसूर कहानियों की कम्युनिटी बहुत एक्टिव रखी हुई है। अब पेशे खिदमत है देवता कहानी का अगला हिस्सा। चंडाल जोगिया का हुलिया ही बदल गया था। पहले उसके बाल लंबे लंबे थे, सर से पीठ की तरफ जाते थे, बहुत ही घने और उलझे हुए थे। इन बालों को तराश कर बहुत छोटा किया गया। बड़ी बड़ी मूंछें थी, उन्हें मुख्तसर किया गया। दाढ़ी का सफाया कर दिया गया। शैम्पू से बालों की धुलाई हुई थी। इस तरह वो ऐसा निखर गया जैसे लंदन या अमेरिका से किसी तालीम याफ्ता शख्स को इम्पोर्ट किया गया हो। वो अंग्रेज़ी जानता था, सिर्फ रवानी से बोल नहीं सकता था। उसके लिए ट्यूटर रखे गए। उसे अदब आदाब सिखाने के लिए भी टीचर्स रखे गए। वो सुबह से शाम तक उसे तरबियत दे रहे थे। वो एक मैला बर्तन था, उसे मांझ मांझ कर साफ किया जा रहा था, चमकाया जा रहा था। उसे अंग्रेज़ी सिखाने वाली हसीना यूरोप से आई थी और हिंदुस्तानी अदब आदाब और तौर तरीके सिखाने के लिए भारतीय हसीनाओं को उसके पास पहुंचाया गया। इस तरह दिन रात उसके आगे पीछे हुस्न शबाब का मेला लगा रहता। दो ऐसे ट्यूटर रखे गए जो टेलीपैथी की दुनिया के बारे में पूरी मालूमात रखते थे। टेलीपैथी की इब्तदा से लेकर अब तक हमारी दुनिया में कितने ख्याल ख्वानी करने वाले आए और गए, उनमें से हर एक ट्यूटर ने चंडाल जोगिया से कहा, मिस्टर जोगिया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि माजी में कितने टेलीपैथी जानने वाले गुजर चुके हैं। अब हमारी दुनिया में कितने रह गए हैं। वो बोला, मैं ये मालूम करके क्या करूँगा कि माजी में कितने टेलीपैथी जानने वाले थे और वो मर चुके हैं। मुझे उनसे क्या लेना है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़कर और हमसे उनके बारे में बहुत कुछ सुनकर ये मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी गलतियाँ की थीं। उन गलतियों की वजह से उन पर जवाल आया, फिर वो मौत के मुंह तक पहुंच गए। आप ऐसी गलतियों से खुद को बाज रखना सीख लेंगे। इतना तो मैं जानता हूं कि इब्तदा से लेकर अब तक फरहाद अली तैमूर सब पर भारी पड़ता रहा है। ज़्यादातर टेलीपैथी जानने वाले उसी के हाथों मारे गए हैं। दूसरे ट्यूटर ने कहा, फरहाद के बाद एल्पा का नंबर है। वह एक तवील अरसे से ख्याल ख्वानी करती आ रही है। उसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वह बला की मक्कार है। पारस जैसे शातिर को बार बार मोहब्बत का फरेब देकर और अपना उल्लू सीधा करती रही। इसके अलावा कितने ही टेलीपैथी जानने वालों को बड़ी चालाकी से जेर करती रही। चंडाल ने पूछा, आजकल तो अल्पा का कोई चर्चा सुनने में नहीं आ रहा है। क्या वो कहीं रुपोश हो गई है? वो फरहाद की फैमिली में शामिल हो गई है? शायद मुसलमान हो गई है? पता नहीं क्यों गुमनाम रहने लगी है। ख्याल ख्वानी तो ज़रूर करती होगी लेकिन खुद को जाहिर नहीं कर रही। चंडाल जोगिया ने कहा, मेरा ख्याल है फरहाद ने उसका अपना मामूल बना लिया। उसको कैदी बनाकर रखता है, कहीं जाहिर नहीं होने देता। अपनी मर्जी के मुताबिक ख्याल ख्वानी कराता होगा। फरहाद के बारे में ये याद रखो कि वो ज़्यादा अरसे तक किसी को मामूल बनाकर नहीं रखता। ये बात समझ में आती है कि अगर अल्पा ने इस्लाम कबूल किया होगा तो फरहाद ने खुश होकर उसे अपना लिया होगा, उसे हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा होगा। दूसरे ट्यूटर ने कहा, यह भी हो सकता है कि अल्पा खामोशी से ख्याल ख्वानी कर रही हो, किसी के भी दिमाग में जाकर खुद को जाहिर ना कर रही हो। अगर तुम्हारे दिमाग में वाए तो याद रखना कि फ़िलहाल हमारी दुनिया में ख्याल ख्वानी करने वाली दो औरतें हैं, एक अल्पा और दूसरी आला बीबी। तीसरी एक सोनिया सानिया जो अभी गुमनाम है। फरहाद और उसकी फैमिली से हटकर टेलीपैथी जानने वाले अमरीकियों से तुम्हारा टकराव होगा। ये जल्दी होगा क्योंकि तुम भारतीय टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से पहले अमरीकी अकाबरीन से रब्ता करोगे। उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि हमारे देश में भी हमारा अपना ख्याल ख्वानी करने वाला है। जब तुम उनसे रब्ता करोगे तो टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम अकाबरीन के बहुत आला सरकारी अहदेदारों के दिमागों में पहुंचकर मालूम करना चाहेंगे कि तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा गया। तुम्हें टेलीपैथी जानने वालों से महफूज और उनसे दूर रखने का एक तरीका है। चंडाल ने पूछा, वो तरीका क्या है? एक तो आपकी पैदाइशी आवाज़ और लबो लहजा है। आप दिन रात बेख्तियार उसी लबो लहजे में बोलते रहें, लेकिन हमने आपको दूसरा लबो लहजा सिखाया है। आप सिर्फ ख्याल ख्वानी करते वक्त इस दूसरे लबो लहजे में गुफ्तगू किया करेंगे। आपके दुश्मन इस लहजे के ज़रिए दिमाग में आना चाहेंगे और आपको ढूंढते रह जाएंगे, मगर उस लबो लहजे वाला कोई शख्स उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जबकि ये भी मेरा एक लबो लहजा है। ये लबो लहजा ना आपका पैदाइशी है ना ही मुस्तकिल है। कुछ अरसे बाद आप इस लबो लहजे को तब्दील करके कोई दूसरा लबो लहजा अपना लेंगे। इस तरह दुश्मन आपकी तलाश में भटकते रहेंगे।
चंडाल जोगिया उन दो ट्यूटर से बहुत कुछ सीख और समझ रहा था। उसने फरमान को अपना फर्माबरदार बॉडीगार्ड बना रखा था। तन्हाई में उससे बातें करता था, ख्यालख्वानी के जरिए भी पूछता कि क्या ये दोनों ट्यूटर ठीक समझा रहे हैं। फरमान भी उसे समझाता कि उसे अपने ट्यूटर्स पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे सही तरह गाइड कर रहे हैं। अमरीकी अकाबरी ने फिर एक बार भारतीय हुक्मरानों से मुतालबा किया कि उनका वो भारतीय टेलीपैथी जानने वाला कहाँ है, क्या उसका ऑपरेशन हो चुका है, क्या वो गूंगा बोलने लगा है। इसके जवाब में कहा गया, हाँ, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ये टेलीपैथी जानने वाला बोलने के काबिल हो गया। अब चंद घंटों के अंदर तुम लोगों से दिमागी राब्ता कायम करेगा। अमरीकी अकाबरीन हैरान होने लगे। वो अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को बुला रहे थे, उन्हें कह रहे थे, उनसे तवक्को कर रहे थे कि जब वो टेलीपैथी जानने वाला उन अकाबरीन के दिमागों में आकर बोलने लगेगा तो उनके टेलीपैथी जानने वाले उसके लब लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लेकर उसके अंदर जाना चाहेंगे, या फिर भारतीय अकाबरीन और वहाँ के आला ओहदेदारों के अंदर पहुंचकर उस लब लहजे को तलाश करेंगे। चंडाल जोगिया ने फरमान से कहा, ये लोग मुझे अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में जाने को कह रहे हैं, मगर मेरी प्लानिंग कुछ और है। तुम हमेशा मेरी जगह ख्याल ख्वानी करोगे, जिसके दिमाग में मुझे जाना होगा वहाँ तुम जाओगे। मैं अब तुम्हारे अंदर रहा करूँगा, इनसे होने वाली तमाम गुफ्तगू सुना करूँगा, फिर वापस आकर इन भारतीय काबरीन को बताया करूँगा। 1 घंटे बाद भारतीय हुक्मरान ने चंडाल को समझाया कि उसे किस तरह अमरीकी आर्मी आला अफसर के दिमाग में जाकर गुफ्तगू करनी है, किस मौजू पर बोलना चाहिए। ये बातें फरमान भी सुन रहा था। वह चंडाल के हुक्म के मुताबिक एक अमरीकी आला अफसर के अंदर पहुंच गया। पहले वो उसके अंदर खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ता रहा, ये मालूम करता रहा कि तमाम अकाबरीन कितनी शिद्दत से एक भारतीय टेलीपैथी जानने वाले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने टेलीपैथी जानने वालों को ताकीद की थी कि उस भारतीय ख्यालख्वानी करने वाले के लबो लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंचने की कोशिश करें, नाकामी हो तो किसी तरह भी उसका सुराग लगाएं। इस तरह कई अमरीकी काबरीन के ख्यालात पढ़ने के बाद फरमान ने उन्हें मुखातिब किया और कहा, मैं भारतीय टेलीपैथी जानने वाला चंडाल जोगिया हूँ, ये मेरा नाम है, चंडाल जोगिया। अकाबरीन ने बज़ाहिर खुश दिली से कहा, मिस्टर चंडाल जोगिया, हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। फरहाद ने कहा, मुझे खुश आमदीद कहने से पहले ये मंसूबा बना चुके हो कि तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले किस तरह मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, अपने उन जालों से कहो कि वो मेरे साए तक भी पहुंच कर दिखाएं। एक अमरीकी आला अफसर ने कहा, आप तो आते ही ताने दे रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं, क्या मेरी बातें गलत हैं? क्या तुम समझते हो मैंने तुम सबके चोर ख्यालात नहीं पढ़े हैं? बेशक पढ़े होंगे। अगर हम तुम्हारा सुराग लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे टेलीपैथी जानने वालों का सुराग नहीं लगाओगे। टेलीपैथी की दुनिया में सब एक दूसरे की ताक में रहते हैं। अब यकीन पैदा हो रहा है कि भारत देश में भी एक टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो चुका है। हाँ, हमें यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन शुबे की गुंजाइश है। शक व शुबे का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। तुम्हें शुबा है, करते रहो। यह हकीकत अपनी जगह अटल है कि मैं भारत का एक फ़ख्रिया टेलीपैथी जानने वाला हूँ। हमारे अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों ने तुम्हारे भारत देश की बहुत खिदमत की है, और इस खिदमत के दौरान वहाँ हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला पकड़ा गया है। दूसरा टेलीपैथी जानने वाला वीटू मार्क्स कहीं गुम हो गया। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका और भारत हमेशा एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी हमारे कुछ काम आओ। हमारा टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे देश में गुम हो गया। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे तलाश करो। अगर वो मिल जाए तो तुम उसे हमारे हवाले करो। अगर वो तुम्हारी गिरफ्त में ना आए तो तुम उसकी निशानदेही करो, ताकि हम उससे रब्ता कर सकें, उसके पास पहुंच सकें। बेशक तुम्हारा टेलीपैथी जानने वाला हमारे देश में कहीं गुम हो गया है। हम खुद परेशान हैं, उसे तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उसका सुराग मिलेगा हम उसके बारे में तुम्हें ज़रूर इत्तला कर देंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, फिर कभी किसी सिलसिले में दोबारा रब्ता करूँगा। फरमान वहाँ से वापस नहीं आया। चंडाल ने कहा, खामोशी से इनके दिमाग में रहो। यहाँ जितने अकाबरीन और आला ओहदेदारों के दिमागों में पहुँच सकते हो पहुँचते रहो। मैं इस मैदान में नया हूँ, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। वो दोनों एक एक हाकिम और एक एक आर्मी के आला अफसर के अंदर जाकर उनके चोर ख्यालात पढ़ने लगे। उन्हें रफ्ता रफ्ता उनके अंदर की बहुत सी बातें, बहुत सी कमज़ोरियाँ मालूम होने लगी। उन अमरीकी अकाबरीन के दरमियान भी ज़ाती इख्तलाफात थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो इसराइल और यहूदियों के ख़िलाफ़ थे, उनकी बरतरी पसंद नहीं करते थे। बाकी अकाबरीन यहूदी नवाज थे। वो कहते थे कि अमेरिका में और ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क वगैरह में यहूदियों की बरतरी है। बड़े बड़े कारोबार पर यहूदी सरमायादार छाए हुए हैं और वही अमरीकी मईशत पर हावी रहते हैं। चंडाल जोगिया ने फरमान से कहा, मैं एक अमरीकी हाकिम के ख्यालात पढ़ रहा हूँ, उसका नाम लांसर है। ये एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहा है जो अंडरवर्ल्ड का गॉड फादर कहलाता है। तुम फ़ौरन यहाँ आकर उनकी बातें सुनो। फरमान हुक्म के मुताबिक लांसर के दिमाग में पहुँचकर उसकी बातें सुनने लगा। अंडरवर्ल्ड का गॉड फादर कह रहा था, तुम इस सिलसिले में पूरी मालूमात फराहम करो, फिर मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। उस आला हाकिम लांसर मार्क ने कहा, 1980 के अशरे में
ट्रक इनफॉर्समेंट एजेंसी ने मुनशियात का धंधा करने वाली बड़ी बड़ी एजेंसियों का मुहासबा किया था। बड़े बड़े मुजरिम गिरफ्तार किए गए थे और उनसे तकरीबन 40 करोड़ डॉलर हासिल किए गए थे। उसने पूछा, ये डॉलर अब कहाँ हैं? लांसर मार्क ने कहा, वो रकम बैंकों में जमा थी, सूद कमा रही थी। आज वो रकम 9.5 अरब हो चुकी है। गॉडफादर ने कहा, माय गॉड, ये हमारी तवक्को से ज़्यादा है। मुझे बताओ ये रकम किन बैंकों में है, वहाँ तक किस तरह रसाई हासिल हो सकती है? ये सारा कंप्यूटर का खेल है। सबसे पहले फायरवॉल्स को तोड़ना होगा। फायरवॉल्स ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुफिया इन्फॉर्मेशन और डाटाबेसेस को महफूज रखते हैं। लिहाजा उस फायरवॉल को तोड़ने के लिए किसी बहुत बड़े हैकर की ज़रूरत है। चंडाल जोगिया ने फरमान से कहा, ये दोनों ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। ये हैकर क्या होता है? फरमान ने कहा, हैकर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के जरिए बैंकों की दौलत इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देता है और फायरवॉल्स को तोड़कर खुफिया मालूमात हासिल कर लेता है। चंडाल ने कहा, मुझे कंप्यूटर के इन पेचीदा मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता 9 अरब डॉलर की रकम बहुत होती है, उसे मैं हासिल करना चाहूँगा। तुम इनके पीछे पड़ जाओ। ये फायरवॉल्स, डाटाबेस, हार्डवेयर जैसी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जब 9 अरब डॉलर हासिल होने का मरहला आ जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं दिलचस्पी लूँगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर आराम से लेट गया। मुसलसल ख्याल ख्वानी करने के बायस थक गया था। फिर ये कि इब्तदा में अमरीकी अकाबरीन की बातें समझ में नहीं आती थी। जहन पर जोर डालना पड़ता था, तवज्जो से उनकी बातें सुननी पड़ती थी, तब उनके अंदर की ढकी छुपी बातें उसकी समझ में आती थी। उसने सोचा, ये अच्छा हुआ कि मैंने फरमान को अपना गुलाम बना लिया। अब वो मेरे ज़ाती और खुफिया मामलात को निपटाया करेगा। मैं भारतीय काबरीन को 9 अरब डॉलर के मुनाफे होने वाली बात नहीं बताऊंगा। ये डॉलर चुपचाप हासिल कर लूँगा। फरमान के बारे में सोचते वक्त उसे अपनी बेटी अनीता का ख्याल आता था कि उसने अपनी बेटी के महबूब को उससे जुदा किया है। वो उसके जुदाई के सदमे सहती रहती है, हंसना बोलना छोड़ दिया। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने दिल्ली में उसकी रिहाइशगाह का शानदार इंतज़ाम किया था, लेकिन यह एहसास सता रहा था कि उसने अपनी बेटी का सुकून बर्बाद कर दिया है। उसने फैसला किया कि अब वह फरमान को अपनी बेटी से दूर नहीं रखेगा। लिहाजा उसने फरमान पर एक तनवीमी अमल किया। फरमान बज़ाहिर उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था, वो अपने असल चेहरे के साथ नहीं था। चंडाल जोगिया ने उसे अपने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श की कि अपनी नींद से बेदार होने के बाद सैर ज़्यादा सा रहेगा। वहाँ उठकर चंडाल की खुफिया रिहाइशगाह को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो कहीं दूर जाकर अपना मेकअप साफ करेगा, अपने असली चेहरे के साथ कहीं अनीता से ड्रामाई अंदाज में बात करेगा। इस तरह वो लोग यही समझेंगे कि अनिल शर्मा अपना तीसरा जन्म लेकर आ रहे। वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक उस पर तनवीमी अमल करने लगा, लेकिन यह खास बात उसके जहन में नक्श रहने दी कि फरमान चाहे अनीता के पास जाए, यह दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच जाए, वहाँ भी वो चंडाल जोगिया का मामूल और फरमा बरदार रहेगा। जीना बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी, एक सियासतदान के शिकंजे में आ गई थी। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस वाले अचानक जीना के पीछे पड़ गए। ये मालूम करना चाहते थे कि वो अचानक इतनी दौलतमंद कैसे बन गई। मुरलीधर ने खुद अपने हाथों से अपने एक हाथ और एक पांव पर गोली मारी और अपाहिज बन गया। इससे ये ख्याल भी कायम किया जा रहा था कि मुरलीधर को जादू से नहीं बल्कि टेलीपैथी के जरिए ऐसा करने पर मजबूर किया गया। तब उस सियासी लीडर ने इंटेलिजेंस के डीजी से कहा था कि मैं जीना को आजमाऊंगा, अगर वो टेलीपैथी जानती है तो उसे बेनकाब करूंगा। उसने जीना को धोखे से अपने एक शानदार बंगले में बुलाया और अब उसे एक बेडरूम में ट्रैप करके कहा कि अगर वो टेलीपैथी जानती है या उसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला आता है तो टेलीपैथी के जरिए अपना बचाव करेगी। वो उसकी इज्जत लूटने वाला है। अगर वो आबरू नहीं बचा सकेगी, इज्जत लुट जाएगी, तो ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि वो टेलीपैथी नहीं जानती है। इस वक्त उसके बेडरूम में खुफिया माइक और खुफिया कैमरे भी थे। आसपास के 2 बगलों में इंटेलिजेंस वाले उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख और उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किबरिया ने जीना के अंदर ख्यालात पैदा किए। उसके मुताबिक वो बोली, पता नहीं तुम लोग क्यों मुझ पर ख्वामखा शुबा कर रहे हो। मैंने टेलीपैथी का जिक्र सुना है, लेकिन ये सोच भी नहीं सकती कि ये इल्म मुझे आ सकता है। मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ, वही बुरे वक्त में मेरी मदद करता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं यही देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा भगवान कौन है। मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दो, मैं अपने भगवान से रब्ता करूँगी। अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूंगी। जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। वसते हुए बोला, मैं खूब समझता हूँ। 5 मिनट के बाद मेरा जहन खुद ब खुद बदल जाएगा। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, देवी जी मुझे मुआफ़ कर दो, मैं गलती पर था। मैं नहीं जानती तुम्हारा जहन बदल जाएगा या नहीं। अक्सर टेलीपैथी के जरिए यही किया जाता है, दुश्मन को दोस्त बना लिया जाता है। मैं कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती क्या होगा। जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में जो भी तुम समझोगे वो तुम्हारी अकल का मामला होगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दो। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस सियासतदान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस के डीजी ने कहा, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो जो कुछ कह रही है उसे आप मान लें। अच्छी बात है, मैं इसे 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। उसने रिसीवर रखकर कहा, ठीक है, तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो, मैं देखता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो फर्श पर पालती मारकर बैठ गई, आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर दिल ही दिल में कहने लगी, ए भगवान, मैं क्या करूँ।
तुझे याद करूं या किबरिया को, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो। मैं दिल की गहराइयों से यकीन करती हूँ कि वो इस वक्त मेरे अंदर छुपा हुआ है, मुझसे नाराज़ है, बोलता नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि वो मुझे कभी मैली नहीं होने देगा। वो फिर ज़रा चुप हुई। उसी वक्त उसके अंदर एक गहरी सांस सुनाई दी। एक धीमी सी सरगोशी उभरी। भगवान का अवतार कभी तुमसे गाफिल नहीं रहेगा, तुम पाकीज़ा हो, पाकीज़ा रहोगी। वो खुश हो गई। उस सरगोशी ने कहा, 5 मिनट पूरे हो रहे हैं, आंखें खोल दो। उसने आंखें खोल दी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कह रही थी। यह आवाज़ सुनते ही सियासतदान चौंक गया, परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसी वक्त वह दरवाज़ा खुला तो वो एकदम से लड़खड़ाकर एक कदम पीछे चला गया। खुले हुए दरवाजे पर उसकी जवान बेटी खड़ी हुई थी। वो कह रही थी, डैडी, बाहर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोकने की जुर्रत नहीं की। ये अंदर बूढ़ी खातून कौन है? ये मुझे आने से यहाँ रोक रही हैं। वो हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन तुम अचानक क्यों आई हो? डैड, कल मेरी सालगिरह है। आपने वादा किया था कि ये खूबसूरत बंगला सालगिरह में मुझे तोहफे में देंगे। मैं इस बंगले को देखने आई हूँ। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि ये बंगला इस वक्त खुला हुआ है? पहले तो मैं इसे देखने के इरादे से इधर नहीं आई थी, बस यूं समझिए कि इधर से गुजर रही थी तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर समझ गई। आप ज़रूर यहाँ होंगे, देख लीजिए कि आप यहाँ मौजूद हैं। वो बातें करती हुई पूरी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो जीना को देखकर ठिठक गई। चौंक कर बोली, ये कौन है? वो बेटी की आमद से परेशान हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो बात यह है कि जब ये फर्श पर बैठी हुई है तो समझ लेना चाहिए कि बहुत ही निचले तबके की कोई लड़की है, यहाँ मुझसे नौकरी मांगने आई है। जीना उठकर खड़ी हुई, फिर बोली, आपको अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सच सच बता दें कि मैं यहाँ खुद आई हूँ या धोखे से लाई गई हूँ। वो घबरा कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें यहाँ धोखे से क्यों लाया जाएगा? क्या मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहती हो? मैं क्या इल्ज़ाम लगाऊंगी? तुम्हारी बेटी तालीम याफ्ता है और ज़हीन भी दिखाई दे रही है। इसे समझना चाहिए कि अगर मैं नौकरी के लिए आई हूँ तो दरवाज़ा क्यों बंद रखा गया है। उसने पहले बाप को देखा, फिर उससे पूछा, तुम कहती हो कि तुम्हें धोखा देकर यहाँ बुलाया गया है। तुम कैसी थी जो धोखा खा गई? क्या तुम बिल्कुल ही नादान बच्ची हो? जीना ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े, फिर कहा, बड़े बड़े दानिशमंदों से भी गलतियां हो जाती हैं। बड़े तजुर्बाकार लोग भी तो गलतियां करते हैं। फिर हमारी और तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या तुमने अपने एक प्रेमी से धोखा नहीं खाया है? उसने मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाए और तुम उसके फ्रेब में आ गई। वह हैरानी से बोली, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? क्या तुमने सुहागन देवी का नाम सुना है? वो जीना को तवज्जो से देखती हुई बोली, हाँ मुझे याद आ रहा है। तुम कुछ अखबार वाली तस्वीरों जैसी लग रही हो। मैं वही हूँ। मुझे तस्वीरों के जरिए भी पहचान ना सको तो दूसरी पहचान ये है कि मैं अपने सामने आने वालों के मसाइल हल कर देती हूँ। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर तुम वही हो तो मेरा एक मसला हल कर सकती हो। मैं तुम्हारा मसला समझती हूँ, मगर तुम खुद बता दो तो अच्छा होगा। उसने हिचकिचाते हुए अपने बाप की तरफ देखा, फिर कहा, वो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें उसके पास हैं जिसके जरिए वो मुझे और मेरे डैडी की शोहरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाप ने चौंक कर कहा, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? कौन है वो बदमाश? डैडी, आप कुछ ना बोलें, खामोश रहें। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर का बेटा है। उसने ये बात मुझसे छुपाई थी, बाद में उसका ये भेद खुला। वह धमकी दे रहा था कि आइंदा इलेक्शन में वो मेरी इन तस्वीरों के जरिए आपको बदनाम करेगा। ओह, बात यहाँ तक आ पहुंची है। मेरी बरसों की इज्जत और शोहरत खाक में मिलने वाली है। वो बोली, मैंने गलती की है, मैं ही इसकी तलाफ़ी करूँगी। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। उसे आखिरी वार्निंग दी है, अगर वो काबिल तराज तस्वीरें नेगेटिव के साथ वापस नहीं करेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे कत्ल कराने के सारे इंतजामात कर लिए हैं। जीना ने कहा, कभी ऐसा भी होता है कि मुकम्मल मनसूबाबंदी के बावजूद नाकामी होती है। अगर तुम उसे ख़त्म ना कर सकी तो क्या होगा? तुम सुहागन देवी हो तो मेरी मदद करो। क्या उससे वो तस्वीरें हासिल कर सकती हो? हमें बदनामी से बचा सकती हो? बेशक मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी इज्जत अपने बाप से बचा सकती हो? उसने बाप की तरफ चौंक कर देखा, फिर जीना से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बाप को कैसा इल्ज़ाम दे रही हो? ये इल्ज़ाम नहीं है। इससे पूछो, इसने मुझे धोखा देकर यहाँ क्यों बुलाया है? अभी बेडरूम में मुझसे क्या कह रहा था? वो परेशान होकर बोला, देखो मेरी बेटी की नज़रों से मुझे ना गिराओ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम सुहागन देवी हो। पिछली तमाम बातों को भूल जाओ। जीना ने कहा, इस वक्त तुम्हारी इज्जत खाक में मिलने वाली है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बदनामी से बचा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें बेटी के सामने सच बोलना होगा। वो मुश्किल में पड़ गया था, उसकी इज्जत लूटना चाहता था। यह धमकी भी दे चुका था कि उसे टेलीपैथी के जरिए अपनी इज्जत बचानी होगी। अगर ना बचा सकी तो यकीन कर लिया जाएगा कि वो टेलीपैथी नहीं जानती। कुछ देर पहले उसने जीना को मुश्किल में डाला था, अब खुद मुश्किल में पड़ गया था। उसने ढिठाई से झूठ बोला, मैं अपनी बेटी के सामने सच कहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी इज्जत है। मैंने तुम्हें यहाँ अपना एक सियासी मसला हल करने के लिए बुलाया था। जीना ने कहा, मुझे अफसोस है तुम सच नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारा कोई मसला हल नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से जाने से रोक नहीं सकोगे। फिर वो उसकी बेटी की तरफ देखकर बोली, तुमने तो सुना होगा
कि सुहागन देवी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम भी मुझे झूठी समझते हो तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगी। बेटी ने बाप को टटोलती हुई नज़रों से देखा, फिर जीना से कहा, डैडी शर्म की वजह से सच नहीं कह रहे हैं। मैं नादान नहीं हूँ। ये जानती हूँ कि दूसरे सियासतदानों की तरह मेरे डैडी भी अय्याश हैं। बस इसके आगे ना मैं बोलूँगी ना तुम बोलोगी। बेटी के सामने बाप को शर्मिंदा न करो। जीना ने कहा, मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। अपने डैडी से कहो कि आइंदा मुझ पर किसी तरह का शुबा न करें। इनके पीछे जो इंटेलिजेंस वाले और कमिश्नर साहब छुपे हुए हैं अभी हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। उनसे भी कह दें कि मुझ पर टेलीपैथी जानने वाली का शुबा ना करें। मैं ऐसा कोई इल्म नहीं जानती हूँ। उसने बाप से कहा, डैडी सुहागन देवी पर ख्वामखा क्यों शुबा किया जा रहा है? बेटी, हम सिर्फ ये आजमाना चाहते थे कि मुसीबत के वक्त ये टेलीपैथी का मुजाहरा करेगी या नहीं। उसने फ़ोन के ज़रिए पुलिस कमिश्नर से रब्ता किया, फिर कहा, आप हमें देख रहे हैं और यहाँ की बातें सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और डीजी साहब हमारे इस राज को राज रखेंगे। आइंदा सुहागन देवी पर शुबा नहीं करेंगे। हमें इस देवी की मदद हर हाल में चाहिए। कमिश्नर ने कहा, बेशक इस वक्त आप प्रॉब्लम में हैं। हम कानूनी तौर पर उसका मुहासबा कर सकते हैं जिसके पास आपकी बेटी की तस्वीर हैं, लेकिन मुहासबा करने से बात बिगड़ जाएगी। बेहतर है कि सुहागन देवी के ज़रिए अंदर ही अंदर बात ख़त्म हो जाए। उसने रिसीवर रखकर मर्जीना से पूछा, तुम हमें बदनामी से किस तरह बचाओगी? वो तस्वीर किस तरह उनसे छीन कर ले आओगी? मैं किसी से कोई चीज़ नहीं छीनती। ये तस्वीर गलत हैं। किसी की इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अपनी आत्मा शक्ति से उन तस्वीर को जलाकर राख कर दूंगी। उसने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम इसे भी टेलीपैथी का कमाल समझोगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुझे उस नौजवान का नाम और उसकी वल्दियत बताई जाए, मैं उसका जायचा बनाऊंगी, फिर कुछ ऐसा अमल करूंगी जिससे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बदनामी से निजात मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। उस लड़की ने अपने उस बेवफा प्रेमी का नाम और उसके बाप का नाम बताया। वैसे किबरिया उसके सवालात पढ़कर उस नौजवान का पता, ठिकाना और फ़ोन नंबर मालूम कर चुका था। वो बाप बेटी उसे कमरे में बाहर तक छोड़ने आए। उन्होंने ड्राइवर से कहा, सुहागन देवी को उनके जूहू वाले बंगले में पहुंचा दें। जीना ने कहा, मैं अभी जाकर जायचा बनाऊंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद इतला दूंगी कि तुम्हारा काम हो चुका है या नहीं। जब हो जाएगा तो तुम उसे फ़ोन करके चैलेंज कर सकती हो कि अब वो तुम पर कभी कीचड़ नहीं उछाल सकेगा। वो कार में बैठकर अपने जूहू वाले बंगले की तरफ जाने लगी। किबरिया उस नौजवान के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। इस वक्त वो अपने बंगले में था। अचानक दिमागी तौर पर गायब हो गया। अपनी जगह से उठकर अलमारी के पास आया। उसे खोलकर उसके अंदर के सेफ से एक लिफाफा निकाला। उसमें उस लड़की की तस्वीर थी। उसने तमाम तस्वीर की गिनती की। कुल 10 तस्वीरें थीं। नेगेटिव भी उसके साथ रखे थे। वो इन्हें लेकर किचन में आया, फिर चूल्हे के पास आकर हर एक तस्वीर और हर एक नेगेटिव को जलाने लगा। भारतीय काबरीन खुश थे। चंडाल जोगी ने उन पर यह साबित कर दिया कि उनके अपने देश में भी एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। भारतीय काबरीन ने अमरीकी हुकाम से कहा, हमने पहले ही कहा था कि हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला है। क्योंकि गूंगा है इसलिए आप लोगों के दिमागों में आकर बोल नहीं सकेगा, लेकिन आप लोगों ने यकीन नहीं किया था। अमरीकी हुकाम ने कहा, बेशक आप लोगों ने सच कहा था। हमें भी हैरानी हुई थी कि एक गूंगा कैसे ख्याल खोनी करता होगा। अब तो वो गूंगा नहीं रहा, आप लोगों से गुफ्तगू कर चुका है। बेशक हम मुतमईन हैं, आपके पास भी एक टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, अब हम आपसे सफारती ताल्लुकात नहीं तोड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत होते रहें तो आप हमारा एक नुकसान और पूरा करें। आप क्या चाहते हैं? हमारे 2 टेलीपैथी जानने वाले आपकी मदद के लिए वहाँ गए थे। एक तो मारा गया और दूसरा कहीं गुम हो गया है। उसकी जिम्मेदारी आप पर है। आपको मालूम करना चाहिए कि आपके देश में वो कहाँ गुम हो गया है, या किसी ने उसे मार डाला है या कैदी बना कर रखा है। एक और हाकिम ने कहा, आप बुरा ना माने, हमें आप पर भी शुबा होता है, आप भी उसे कैदी बना कर रख सकते हैं। इंडियन आर्मी के एक आला अफसर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसे ढूंढ निकालें। वो यकीनन हमारे देश में कहीं छुपा हुआ है या उसे किसी ने छुपा दिया है। हम ये इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं आने देंगे। आप मालूमात हासिल करते रहें, हम दिन रात उसे तलाश करते हैं। वाकई इंडियन पुलिस और इंटेलिजेंस वाले दिन रात उसे तलाश कर रहे थे। वो इंडियन टॉप सर्विस के डीजी अर्जुन चोपड़ा के बंगले में था। डीजी अर्जुन चोपड़ा उसका मामूल बन चुका था। अपने आला अफसरान को उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा था। वो आराम से उसके कमरे में बैठकर ख्याल ख्वानी करता रहता था। उसी वक्त उसे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में भी एक टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया है। उसका नाम चंडाल जोगिया। उस चंडाल जोगिया को वो बड़ी इज्जत और एहतराम से दिल्ली लेकर आए थे और उसके अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। V2 मार्क्स ने चंडाल जोगिया तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग में पहुंचना चाहा तो पता चला कि वहां योगा के माहिरीन को सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर रखा गया है और जो कनीज़ें उसकी खिदमत के लिए रखी गई थी वो बाहर न किसी से मिलती थी ना बातें करती थी। इस तरह कोई भी टेलीपैथी जानने वाला ना उनकी आवाज़ें सुन पाता था ना उनके अंदर जा सकता था।
इंडियन आर्मी के सिर्फ 6 आला अफसर योगा के माहिर थे। वो शराब नहीं पीते थे और पराई सोच की लहरों को फौरन महसूस करते ही सांस रोक लिया करते थे। सिर्फ वही 6 आला अफसरान चंडाल जोगिया के पास जाकर मुलाकात करते थे। वीटू हैरान था कि ये इंडियन टेलीपैथी जानने वाला कहाँ से पैदा हो गया। वो हर मुमकिन रास्ते से चंडाल जोगिया तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। उन अकाबरीन के ख्यालात से एक नई बात यह मालूम हुई कि अब वो उसे ढूंढ निकालने के लिए बड़े बड़े अफसरान और सरकारी ओहदेदारों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं। उनके ज़हन में ये बात आई थी कि वीटू ख्याल ख्वानी के जरिए किसी भी बड़े ओहदेदार को कैद करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उसके घर में छुप कर रह सकता है। वो यही कर रहा था। उसने परेशान होकर कहा, अब हम पर मुसीबत आने वाली है। उन्हें यह भी शुबा होगा कि हम डीजी अर्जुन चोपड़ा के बंगले में छुपे हुए हैं। रात का अंधेरा फैलते ही वो दोनों अर्जुन चोपड़ा के कमरे से चुपचाप निकल गए। ठीक ऐसे ही वक्त चंडाल जोगिया ने फरमान पर तनवीमी अमल किया था। रात का अंधेरा फैलते ही वो तनवीमी नींद से बेदार हो गया। इस अमल के मुताबिक वो बेदार होने के बाद सैरज़दा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और ख़ुद कौन है। वो बेड से उतरकर उस महलनुमा बंगले के अंदरूनी हिस्सों से गुजरता हुआ बाहर आ गया। चंडाल जोगिया ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया कि उसे बाहर जाने से ना रोका जाए। वो पैदल चलता हुआ बहुत दूर तक गया। चंडाल उसके दिमाग में था और उसके सैरज़दा जहन को गाइड कर रहा था। वो छोटे से होटल में पहुंचकर एक कमरा किराए पर लेकर उस कमरे के अंदर गया। वहां उसने दरवाजे को अंदर से बंद करके अपने चेहरे का मेकअप उतारा। अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील करके वो बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त चंडाल जोगिया ने उसे हुक्म दिया कि अब वो सैरज़दा नहीं रहेगा। उसे अनिल शर्मा की हैसियत से भूली हुई ज़िंदगी याद आ जाएगी। उसने आंखें बंद की तो उसे बहुत कुछ याद आने लगा। अनीता जो उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी याद आने लगी। उसने फ़ौरन आंखें खोलकर ज़ेरे लब कहा, अनीता तुम कहाँ हो। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। वह एक खूबसूरत बंगले में थी। उसने बड़ी मोहब्बत से उसे मुखातिब किया, अनीता, मेरी अनीता। वो प्रार्थना करते करते एकदम से चौंक गई। मूर्ति को देखा, ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे मुखातिब किया हो। फिर उसे फरमान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारा अनिल हूँ, इस जन्म में भी ख्याल ख्वानी कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। वो खुशी से खिल गई, एकदम से उठकर खड़ी हो गई। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, अनिल तुम कहाँ हो। अनिल ने कहा, अपने दिल से बेचैनी निकाल दो और इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। वो होटल से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ गया। फिर अनीता के बंगले की तरफ जाने लगा। चंडाल जोगिया फरमान के ख्यालात पढ़ रहा था। मुतमईन हो रहा था कि अब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। अब उसे दूसरी तरफ मुतवज्जा होना था, इसलिए उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन। एक आर्मी अफसर ने कहा, मेजर मानिक लाल बोल रहा हूँ। वो उन्हीं योगा जाने वाले अफसरान में से एक था जो उसे फ़ोन पर रब्ता किया करते थे। वह मेजर मानिक लाल से गुफ्तगू में मशगूल हो गया। दूसरी तरफ वीटू चोपड़ा के बंगले से बाहर आया। उसी की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगा। ये जानता था कि डीजी की कार इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो कुछ दूर जाकर कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर वहाँ से आगे जाना चाहता था। कल्पना ने पूछा, हम फौरी तौर पर कहाँ जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अचानक हमें निकलना पड़ा। अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ हम महफूज रह सकेंगे। मेरा तो मशवरा है कि अपने अमरीकी सफारत खाने से रब्ता करो, वो तुम्हें पनाह देंगे। फिर यहाँ की पुलिस वाले और इंटेलिजेंस वाले और आर्मी वाले तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। हम आसानी से इस मुल्क को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। तुम जानती हो, मैं अमरीकी सफारत खाने में पनाह लेने जाऊँगा तो वो लोग मुझे ट्रैप करेंगे। वो कल्पना से बातों के दौरान भूल गया कि उसे फ़ौरन ही गाड़ी बदल देनी चाहिए। एक जगह जब पुलिस वालों ने उन्हें रोका तब उसे होश आया। वो घबरा कर बोला, अरे ये क्या हो गया। एक पुलिस अफसर ने आकर उसकी गाड़ी की खिड़की पर झुककर कहा, ये तो हमारे डीजी अर्जुन चोपड़ा साहब की गाड़ी है, तुम कौन हो, ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो। उसने अचानक ही उस अफसर के दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। वह चीखें मारकर पीछे हटा और मार्कस गाड़ी को रोककर कल्पना के साथ भागता हुआ एक गली में घुस गया। फिर वो गली गली भागता हुआ एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर आया। टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगा। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, साहब किधर जाएंगे। कल्पना ने कहा, तुम चलते रहो, हम रास्ता बताएंगे। वो ड्राइव करता हुआ एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचता रहा। एक जगह बीटू ने कहा, यहाँ गाड़ी रोक दो। टैक्सी रुक गई। वो इसे किराया देकर कल्पना का हाथ थामकर वहां से आगे बढ़ते हुए बोला, ये बड़े लोगों का इलाका है, दूर दूर तक बहुत खूबसूरत बंगले बने हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ किसी को ख्याल ख्वानी के जरिए काबू में करके पनाह लेंगे। वो एक गली से गुजरकर दूसरी गली के एक बंगले के सामने रुक गए। वहाँ अनीता दरवाज़ा खोले अनिल शर्मा का इंतजार कर रही थी। वीटू से धक्का देकर अंदर जाते हुए बोला, खबरदार शोर ना मचाना वरना मैं जान से मार डालूंगा। अनीता ने परेशान होकर कल्पना को और उसको देखा, फिर पूछा, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो। उसकी आवाज़ सुनते उसने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा लेकिन उसने सांस रोक ली। वीटू ने कहा, अच्छा तो तुम योगा की माहिर हो, फिर तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसने उसकी गर्दन दबोच ली, फिर कहा, इस तरह तुम मुझे आने ना दोगी, देखो मैं किस तरह रास्ता बनाता हूँ। उसने ज़ोर से गर्दन दबाई तो वह तकलीफ से चीख पड़ी। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वैसी हालत में उसकी सोच की लहरों को रोक ना सकी। उसने अंदर पहुंचते ही हल्का सा जलजला पैदा किया। वो चीख मार कर गिर पड़ी। फिर माहिया भी आपकी तरह तड़पने लगी।
उसने फ़ौरन ही उसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़े तो ये मालूम करके एकदम से चौंक गया, बल्कि घबरा गया कि वो चंडाल जोगिया की बेटी है। ऐसे ही वक्त फरमान उसके अंदर आया तो उसे तकलीफ से तड़पते देखकर परेशान हो गया। उसने पूछा, अनीता क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, जल्दी बताओ। वीटू ने उसके अंदर फरमान की आवाज़ सुनकर यह समझा कि चंडाल जोगिया अपनी बेटी के पास आया। उसने फ़ौरन ही पलटकर कल्पना से कहा, हम बहुत गलत जगह पर आ गए हैं। उधर फरमान अनीता से कह रहा था, तुम फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ, बस तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। कल्पना ने वीटू से कहा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, जहाँ जा रहे हो वहाँ रुकावटें पैदा हो रही हैं, हमें यहाँ से फ़ौरन भागना चाहिए। वो दोनों पलटकर तेज़ी से चलते हुए दरवाजे के पास आए। फिर वीटू ने जैसे ही दरवाजे को खोला उसके मुंह पर एक घुंसा पड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गया, फिर संभल कर उसने जवाबी हमला किया। फरमान के मुंह पर भी एक घुंसा पड़ा। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने लगे और मार खाने लगे। कल्पना ने एक तरफ रखे हुए पीतल के गुलदान को उठाया, फिर दोनों हाथों से इसे पकड़कर फरमान के मुंह पर मारना चाहती थी, लेकिन वो दोनों जमीन पर गिरे हुए, एक दूसरे से लिपटे हुए, कभी किसी को नीचे गिरा रहे थे और कभी खुद नीचे गिर जाते थे। ऐसे ही वक्त फरमान जो ऊपर था नीचे आ गया और वीटू के ऊपर आकर घून से मारने लगा। उसी वक्त कल्पना के हाथ का गुलदान उसके सर पर लगा तो वो चकरा कर बैठ गया। फरमान ने ऐसे में उसकी नाक पर घूंसा मारा तो फिर उसे होश ना रहा। वो उलटकर फर्श पर गिर पड़ा। कल्पना गुलदान को एक तरफ फेंक कर दौड़ती हुई आकर वीटू से लिपट गई और रोते हुए उसे झंझोड़ने लगी। अपने आप को कोसने लगी कि उसने अपने ही यार को जख्मी कर दिया। वो उसे आवाज़ें दे रही थी, उसे उठने को कह रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। आंखें खोलकर देखना चाहता था लेकिन कमरा पूरी तरह रोशन नजर नहीं आ रहा था। सर अब भी चकरा रहा था। वो बोला, कल्पना मुझे सहारा दो, मुझे बैठने दो। उसकी आवाज़ सुनते ही फरमान ने उसके अंदर ख्याल खुआनी की छलांग लगाई। फिर उसके अंदर पहुंचकर बोला, तुम कौन हो? अनीता कह रही थी कि तुम इसके दिमाग में आए थे, उसे जहनी अजियतें पहुंचा रहे थे। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, सॉरी, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ रहते हो और ये तुम्हारी बेटी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी वाइफ है। वीटू ने पूरी आंखें खोलकर उसे हैरानी से देखकर पूछा, क्या तुम चंडाल जोगिया नहीं हो? अनीता के सर की तकलीफ कम हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक अलमारी के पास आई, फिर इसे खोलकर वहां से एक रिवॉल्वर निकालकर वीटू को निशाने पर लेते हुए बोली, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनीता, अभी से गोली मत मारना, मुझे इसके दिमाग में जगह मिल गई है, यह हमसे बचकर नहीं जा सकेगा, मुझे इससे ज़रूरी बातें करने दो। वीटू ने पूछा, क्या तुम मेरे अंदर जलजला पैदा करके मुझे अपना मामूल बनाओगे? टेलीपैथी की दुनिया में यही होता है, जिसको मौका मिलता है वो दूसरे पर हावी हो जाता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। वो बोला, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम भी यही करो, कि हम दोस्त नहीं बन सकते? फरमान ने कहा, तुम मेरे काम करोगे? अगर तुम दोस्त बन जाओ तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, आजमा कर देख लो। ठीक है, तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हारे अंदर जलजला पैदा करूंगा ना, तुम्हें अपना मामूल बनाऊंगा, लेकिन मेरे काम आने तक अनीता तुम दोनों को गन पॉइंट पर रखेगी। मुझे मंजूर है, बोलो क्या चाहते हो? हमारे साथ एक बेडरूम में चलो। वह सब एक बेडरूम में आए। इस तरह कि वो दोनों आगे थे और अनीता उनके पीछे रिवॉल्वर को दोनों हाथों से थामे हुए थी। फरमान ने बेडरूम में पहुंचकर कहा, मुझे अनीता के बाप चंडाल जोगिया ने अपना मामूल बना रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका तनवीमी अमल तोड़ दो और मुझे उससे रिहाई दिलाओ। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं अभी मुख्तसर सा अमल करके उनके तनवीमी अमल को तोड़ दूंगा। फरमान ने अनीता से कहा, तुम मेरी बातें याद रखो, ये अमल करने के दौरान मेरे जहन को हुक्म देगा कि ये तुम्हारे बाप चंडाल जोगिया के तनवीमी अमल से आज़ाद हो जाएगा और कभी तुम्हारे बाप के जेर असर ना रहे। फिर उसने वीटू मार्क्स को देखते हुए कहा, यह दूसरा हुक्म यह देगा कि मेरा जहन पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर भगा दिया करेगा। दुनिया का कोई भी टेलीपैथी जाने वाला मेरे अंदर नहीं आ सकेगा। फिर तीसरा हुक्म यह देगा कि मैं आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद बेदार हो जाऊं। अनीता ने कहा, मैं तुम्हारी इन तीनों बातों को याद रखूंगी, अगर ये तीन बातों के अलावा कोई और बात करेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगी। फरमान एक बेड पर आकर चारों शाने चित लेट गया, आंखें बंद करके जिस्म को ढीला छोड़ दिया। वीटू उस पर तनवीमी अमल करने लगा। वीटू ने मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया और फरमान को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। फिर अनीता से पूछा, क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे इस महबूब का दुश्मन है? हाँ, मेरा अनिल मेरे बाप को पसंद नहीं करता। मुझे अब मालूम है कि पिताजी ने मेरे अनिल पर ज़बरदस्ती अमल किया होगा, इसे मामूल बना कर रखा होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मर चुका है, आइंदा तीसरा जन्म लेने वाला है। कल्पना ने अनीता से कहा, अभी तुमने अपने अनिल को उसके तनवीमी अमल से निजात दिलाई है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारा बाप तुम्हारे दिमाग में तो आता ही होगा, वो तुम्हारे ज़रिए अनिल को नुकसान पहुंचा सकता है। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, ये मजबूरी है, मेरे पिताजी मेरे अंदर आएंगे तो मैं उन्हें नहीं रोक सकूंगी, पता नहीं वो फिर क्या गड़बड़ करेंगे। वीटू ने कहा, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारे दिमाग को लॉक किया जाए। बातों ही बातों में आधा घंटा गुजर गया। फरमान ने आंखें खोल ली, वो उठकर बैठ गया। मार्कस से मुसाफिर करते हुए बोला, थैंक यू माय फ्रेंड, तुमने एक बहुत बड़े दुश्मन से मुझे निजात दिलाई है। वो बोला, तुम्हें अपनी अनीता को भी उससे निजात दिलानी चाहिए, तुम उसके दिमाग को लॉक कर सकते हो। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें जहमत होगी, तुम ही मेरी अनीता पर अमल करो और इसके दिमाग को लॉक कर दो। उसने अनीता से रिवॉल्वर ले लिया, वो बिस्तर पर आकर लेट गई।
सिर्फ 1 घंटे के अंदर वीटू ने उसे भी चंडाल जोगिया के तनवीमी अमल से निजात दिलाई। फरमान ने कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा कर सकता था। अब तो तुमने दिमागी तवानाई हासिल कर लिया। फिर भी मैं इस रिवॉल्वर से तुम्हें जख्मी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। तुम्हारे सामने इस रिवॉल्वर को खाली कर रहा हूँ। उसने चैम्बर से सारी गोलियां निकाल कर फेंक दी। फिर कहा, हम दोनों ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हम दोनों के साथ हमारी महबूबाएं हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक साथ इनकी हिफाजत करें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम एक दूसरे पर एतमाद करें और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते रहें। फरमान और वीटू ने फिर एक बार दोस्ताना अंदाज में मुसाफिया किया। इस बेडरूम को बहुत ही कीमती सामान से आरास्ता किया गया था। किसी बहुत ही अमीर कबीर शख्स का बेडरूम मालूम होता था। वो नन्ना फितना इस आरामदेह बिस्तर पर सो रहा था, ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। वो दुनियादारी को नहीं समझता था। जिस बंगले में घुसकर वो सो रहा था वहाँ भी उसका कोई दुश्मन पैदा हो सकता था। वो नहीं जानता था कि किसी फरिश्ते से सामना होगा या शैतान से। वो सिर्फ 3 ही बातें जानता था। एक तो ये कि सफ़र करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना, फिर खाना पीना और सो जाना। अब से पहले वो सोनिया के साथ एक होटल के स्वीट में था। वो गहरी नींद सो रहा था। उसे आगाही मिली कि वहाँ से उसे जाना चाहिए। लिहाजा वो उठकर सोनिया को छोड़कर पता नहीं कितना फासला तय करने के बाद उस बंगले में आकर फिर सो गया। आला बीबी और अब्दुल्ला वक्फे वक्फे से उसके अंदर आ जा रहे थे। उसके बेदार होने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद वह बेदार हो गया। आंखें खोलकर देखने लगा। पहले उसे बेडरूम की छत नजर आई। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उठकर बैठ गया। उसे याद आया कि वह अपनी दादी को एक होटल में छोड़कर यहाँ चलाया था। पता नहीं अब ग्रैंड मामा कहाँ होंगी। मुझे भूख लग रही है। मैं कुछ खाने पीने के बाद अपनी ग्रैंड मामा के पास जाऊँगा। वो बेडरूम से निकलकर कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए फिर किचन में आकर रुक गया। आला बीबी और अब्दुल्ला उसके अंदर खामोश थे। उससे मुखातिब नहीं कर रहे थे, चुपचाप देख रहे थे कि वो क्या करता फिर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उसके दिमाग में जैसे ख्यालात पैदा हो रहे हैं, वो उनके मुताबिक अमल कर रहे हैं। किचन में टिन पैक्ड खाने रखे गए थे। इन डिब्बों को खोलकर उन्हें गर्म किए बगैर खाया जा सकता था। इन पैक किए हुए डिब्बों को किस तरह खोलकर खाना चाहिए, यह उसका दिमाग उसे समझा रहा था। वो इसके मुताबिक खाने पीने में मसरूफ़ हो गया। एक 3 बरस के बच्चे का दिमाग इतनी बातें नहीं समझा सकता। आला बीबी ने महसूस किया कि उसे आगाही हासिल हो रही है, गैबी तौर पर हदायत मिल रही हैं और वह उन हदायत पर अमल करता जा रहा है। वो खाने के दौरान में टीवी ऑन करके कार्टून प्रोग्राम देख रहा था। उसी वक्त बाहर कहीं गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। बंगले के बाहर पार्किंग में एक बड़ी सी कार और एक बहुत ही कीमती वैगन आ रही थी। वो दोनों गाड़ियां पार्किंग में आकर रुक गईं। वैगन में 4 मुसल्लह अफराद थे। वो अपनी अपनी गन लेकर बाहर निकल आए। आगे बड़ी सी कार में उनका बॉस बैठा हुआ था। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। बॉस ने आकर अपने हवारियों पर नज़र डाली। वो बेहतरीन सूट और टाई में मलबूस एक मोटे भारी भरकम गैंडे की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर बंगले के दरवाजे को चाबी से खोलना चाहा तो पता चला वो मुकफ्फल नहीं है। उसने हैरानी से पलट कर कहा, बॉस, ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है, जबकि हमने जाने से पहले लॉक किया था। बॉस ने दरवाजे की तरफ घूर कर देखा, फिर कहा, इसका मतलब है हमारे बंगले में कोई घुसा हुआ है। कम ऑन, मोहतात रहकर अंदर जाओ। तुम में से एक पीछे की तरफ जाएगा। ऐसा न हो कि वो पिछले दरवाजे से निकलकर फरार हो जाए। देखो किसकी शामत आई है, किसने मेरे घर में घुसने की जुर्रत की है। फिर उसने पलटकर अपनी कार की पिछली सीट की तरफ देखा। उस सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी। गनमैन उसके साथ था। उसने उस लड़की को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। बॉस ने लड़की की तरफ झुककर कहा, मालूम होता है तेरा बाप हमसे पहले यहाँ पहुंच चुका है। बहुत चालाकी और तेजी दिखाता है। अभी तेरे सामने उसे गोली मार दूंगा। फिर उसने अपने गनमैन से कहा, उसे बाहर निकाल कर यहाँ ले आओ। अगर इसका बाप होगा तो उसे गन पॉइंट पर देखेगा, समझ लेगा कि बेटी मौत के साए में खड़ी हुई है। वो गनमैन के साथ कार से बाहर आकर बोली, सैमसन, तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारी जवानी से खेलने के बाद पछताना पड़े तो कोई बात नहीं, पछता लूंगा। एक गनमैन ने बंगले से बाहर आकर कहा, बॉस, अंदर तो कोई नहीं, पिछला दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। बॉस ने लड़की का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, अंदर चलो। बॉस ने कहा, टीवी स्क्रीन ऑफ कर दो और कैसेट रिवाइंड करो, ये पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया था या नहीं। उसने अपने बंगले के हर हिस्से में खुफिया कैमरे नस्ब किए हुए थे। बाद में आकर वो स्क्रीन देखकर मालूम करता था कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई दाखिल हुआ था या नहीं। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, सैमसन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, सैमसन, क्या तुम्हारी मौत आई है? मुझे अभी तुम्हारा पैगाम मिला है कि तुम मेरी बेटी को उठाकर ले गए हो। याद रखो, अगर उसके बदन पर हल्की सी खराश भी आएगी तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। मैंने भी तुम्हारा यही अंजाम सोच रखा है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे इलाके में आकर मुनशियात का धंधा करो? यहाँ से $50 लाख एक ही दिन में ले जाओ। अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो मेरे $50 लाख लौटा दो और अपनी बेटी को ले जाओ। उसने जवाब सुने बगैर रिसीवर को क्रैडल पर रख दिया। एक गनमैन ने कहा, बॉस, कैसेट रिवाइंड हो चुका है, हम टीवी ऑन कर रहे हैं। एक बटन से टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पर घर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाई देने लगे। बहुत देर तक टीवी यूं ही ऑन रहा।
फिर एक बिल्ली स्क्रीन पर दिखाई दी। वो किचन में थी, अपनी भूख मिटा रही थी। सैमसन ने गुस्से से कहा, यह बिल्ली कहाँ से घुस आई? कैसेट फॉरवर्ड करो। वो कैसेट तेजी से फॉरवर्ड होने लगा। मनाजिर तेजी से बदलने लगे। कभी कमरा दिखाई देता, कभी ड्राइंग रूम, कभी कॉरिडोर, कभी किचन। फिर सैमसन ने चौंक कर कहा, कैसेट रोको। कैसेट रुक गया, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उन्होंने देखा दरवाज़ा खुल रहा था। फिर वहां से एक बच्चा दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। वह तकरीबन 3 या 4 बरस का बच्चा था। उसकी चाल में ऐसा एतमाद था जैसे वो अपने घर में आया। वो वहां से गुजरता हुआ ड्राइंग रूम में आया। फिर ड्राइंग रूम से निकलता हुआ एक कॉरिडोर में पहुंच गया। सैमसन ने हैरानी और परेशानी से कह रहा था, ये बच्चा कौन है? मालूम होता है किसी दुश्मन ने इसे जासूसी के लिए भेजा है। इसके जिस्म में या लिबास में कोई जासूसी आला लगा हुआ है। वैसे साफ नजर आ रहा था कि कोई आला उसके जिस्म के साथ नहीं है। वह बड़ी मासूमियत से चलता हुआ एक बेडरूम में पहुंच गया। फिर बेड पर जाकर आराम से लेट गया। सिर्फ चंद सेकंड बाद ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अब वो गहरी नींद में डूब गया था। सैमसन ने कहा, यह तो मेरे बेडरूम में घुसा हुआ है। तुम लोगों ने वहां जाकर नहीं देखा? एक गनमैन ने कहा, बॉस हमने वहां देखा था, ये बच्चा नजर नहीं आया। सैमसन ने उस लड़की को देखकर पूछा, लीजा तुम इस बच्चे को पहचानती हो? इसे तुम्हारे बाप ने यहाँ भेजा होगा। लीजा ने कहा, तुम ऊपर से शेर बनते हो मगर अंदर मेरे बाप से डरते रहते हो। इस मासूम बच्चे के पीछे तुम्हें मेरा बाप अपनी मौत की तरह दिखाई दे रहा है। बकवास मत करो। आजकल बच्चे के जरिए बड़ी बड़ी वारदातें की जाती हैं। हो सकता है तुम्हारे बाप ने इस बच्चे के लिबास के अंदर बॉम्ब लपेट कर रखे हों। उन बमों के साथ कोई ऐसा कनेक्शन होगा कि हमारे जाते ही वो फट पड़ेंगे। लीजा ने हंसते हुए कहा, हमारे यहाँ हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे ही मनाजिर दिखाए जाते हैं। एक मासूम बच्चे को भी दहशतगर्दी की भींट चढ़ा दिया जाता है। हो सकता है इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया हो। इसलिए सैमसन अब तुम्हारी खैर नहीं। सैमसन के होश उड़ गए थे। वो स्क्रीन पर अदनान को गहरी नींद सोते देख रहा था। इस संदेशे ने उसके ज़हन को जकड़ लिया था कि सोने वाले बच्चे के लिबास के अंदर तबाहकुन और मोहलिक बम बंधे हुए हैं। सैमसन का ताल्लुक अंडरग्राउंड ड्रग माफिया से था। उसकी दुश्मनी अपने ही जैसे ड्रग माफिया के गॉडफादर से थी। उसने दुश्मनी की बिना पर उसकी बेटी लीजा को अगवा किया था और अपने बंगले पर ले आया था। लीजा ने सैमसन से कहा था कि वो उसे रिहा कर दे। सैमसन ने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि जो कैसेट रिकॉर्डर चल रहा है, जिसके जरिए अदनान टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस कैसेट रिकॉर्डर को बंद किया जाए। उसके बेडरूम के खुफिया कैमरों को ऑन किया जाए ताकि मालूम हो सके कि वो बच्चा अभी वहां सो रहा है या नहीं। उसके अहकामात की फौरन तामील की गई। वीसीआर और कैसेट को बंद कर दिया गया। उस बेडरूम के कमरों को ऑन कर दिया गया। उनके ऑन होते ही अदनान दिखाई दिया। वो नींद में नहीं था, जाग रहा था। टीवी के सामने एक सोफे पर बैठा आइसक्रीम खाते हुए कार्टून प्रोग्राम देख रहा था। सैमसन ने लीजा को पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा, तुम लोगों ने उसे किस तरह तलाश किया था? वो मेरे बेडरूम में, तुम्हें नजर क्यों नहीं आया? 2 हवारियों ने कहा, बॉस हम आपके बेडरूम में गए थे लेकिन वो नजर नहीं आया, कहीं छुप गया होगा। हम अभी उसे पकड़ कर लाते हैं। वह चीख कर बोला, नहीं उसे मेरे पास ना लाना, पहले उसके लिबास के अंदर अच्छी तरह देखो। अगर वहां बॉम्ब बंधे हुए हों तो उन्हें अलग करके दूर ले जाकर कहीं फेंक दो। वो लीजा के साथ बंगले में आकर कार में बैठ गया। फिर कार ड्राइव करता हुआ वहां से बहुत दूर चलाया कि बॉम्ब का धमाका हो तो वो महफूज रह सके। बंगले के अंदर 2 हवारी फिर अदनान को तलाश करने के लिए उस बेडरूम में आए। अदनान टीवी बंद करके स्टोर रूम में चला गया था। इससे पहले भी वो उसी कमरे में था, लेकिन आला बीबी और अब्दुल्ला ने 2 हवारियों के दिमागों पर कब्जा जमाया था। उन्हें यह समझने नहीं दिया कि अदनान उस बेडरूम में मौजूद है, जबकि वो उनकी निगाहों के सामने था। लेकिन गायब दिमाग रहने के बायस अदनान उन्हें नजर नहीं आया। इस बार भी वो उस बेडरूम में आए, हर जगह उसे तलाश किया। स्टोर रूम का दरवाज़ा भी खोल कर देखा, वहां अदनान बैठा हुआ था लेकिन उन्हें नजर नहीं आया। इस वक्त वो दोनों गायब दिमाग थे।